साथ है। मैंने कहा आई डोंट बिलीव इन लिव इन रिलेशनशिप, ये मेरी धर्मपत्नी है। 7 फेरे लिए मैंने, और केवल फेरे नहीं लिए हैं, मैंने ये कामना की है कि आगे आने वाले 7 जन्मों में भी हम एक दूसरे के और इस गठबंधन में शामिल हों। तो बोले कि मैंने तो सोचा ये तीसरी, चौथी, 5वीं हो सकती है। मैंने कहा वो कनाडा की संस्कृति में हो सकती है, वो अमेरिका की संस्कृति में हो सकती है, वो ब्रिटेन की संस्कृति में नहीं हो सकती है। कहने का मेरा मतलब कि ये मैरिज गार्डन का जो शुभारंभ है वो केवल पैसे कमाने के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि पैसे तो कमा ही नहीं पाएंगे सुभाष जी। आप सबको भी डिस्काउंट दे दिया, मंच पर बैठे हुए सब बड़े बड़े लोगों को भी डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट के बाद तो मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा करने का काम इस मैरिज गार्डन के द्वारा होगा, क्योंकि वो 7 फेरे, 7 जन्मों के साथ रहने की कसम दिलाने वाले फेरे इस स्थान पर होंगे। और ये भारतीय संस्कृति की एक खासियत है, और इस खासियत का, इस परंपरा का आचरण के रूप में पालन इस मधुसूदन मैरिज गार्डन के माध्यम से किया जाएगा। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मेरा अपना मानना है कि इस काम में, और सुभाष जी वो तो संरक्षक हैं, लेकिन संचालक मंडल की डायरेक्टर जो हैं वो मधु जी हैं, और मधु जी के बेटे हैं। वो सब इस मैरिज गार्डन को सफल बनाएं। और हम लोग भी इधर से दिल्ली जाते हैं तो हम भी सुभाष जी को फ़ोन करके कहेंगे कि भाई आज तो हमारी मैरिज गार्डन में और चाय कॉफ़ी पीने की इच्छा है। मैं समझता हूँ हम सब लोग आज के इस अवसर पर सनातन संस्कृति के रक्षक के रूप में मधुसूदन मैरिज गार्डन के शुभारंभ की अपनी उपस्थिति के साथ मंगल कामना करते हैं। ये मंगल कामना सुभाष जी को, देखो संयोग की बात होती है, सुभाष जी और मैं दोनों साथ साथ ही, मैं इधर 40 साल की उम्र में प्रिंसिपल बन के आया और ये 40 साल की उम्र में नगर पालिका के चेयरमैन बने, लेकिन डटे हुए हैं मैदान में आज तक। अब ये एंकर ने तो नाम इनका रामविलास पासवान कह दिया, पर मैं रामविलास पासवान नहीं कहता। अभी पूर्व मुख्यमंत्री ने महामहिम ओम प्रकाश माथुर जो सिक्किम के राज्यपाल बने हैं, उनका जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में एक सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। और पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आप समझ गए होंगे, श्रीमती वसुंधरा राजे। वो बड़ी शातिर, डॉक्टर साहब कोट मत करना, बहुत तेज मुख्यमंत्री है। उन्होंने एक बात कही, आपने नोट की होगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें चलती हैं। पद कुछ नहीं होता, स्टेटस कुछ नहीं होता। स्टेटस तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के भी हैं, कोई माने नहीं रखती वो स्टेटस। पद भी कोई माने नहीं रखता। माने क्या रखता है, ये केवल वसुंधरा जी नहीं कहती। वसुंधरा जी तो प्रिपेयर्ड चीज तैयार करके फिर प्रस्तुत करती हैं, लेकिन ये सत्य है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। व्यक्ति को पद बड़ा नहीं बनाता, स्टेटस बड़ा नहीं बनाता, व्यक्ति को उसका कद जो है, कद का माने क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वो जो व्यक्तित्व है, वो जो कद है, वह व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचाता है। हालांकि उन्होंने ये बात किसके संदर्भ में कही थी, ओम प्रकाश जी माथुर के संदर्भ में कही थी कि कद जो है ओम प्रकाश माथुर का इतना बड़ा था कि आज वो सिक्किम के राज्यपाल बने। महाराणा प्रताप का कोई राजनीतिक कद नहीं था, लेकिन राजनीतिक कद तो बहुत लोगों का था। मान सिंह जी का भी था, बहुत से राजा महाराजाओं का था। जो राजा महाराजा बड़े बड़े पदों पर थे,
लेकिन उनका कद नहीं था। उनका कद क्या था? अकबर के दरबार के अंदर एक गुलाम की तरह सैल्यूट करना, ये उनका कद था। लेकिन दो शख्स हुए हिंदुस्तान में मुगल काल के पीरियड में, एक महाराणा प्रताप और दूसरे शिवाजी, जिन्होंने दिल्ली के मुगल दरबार में कभी जाकर के सैल्यूट नहीं किया। ये होता है कद, ये होता है व्यक्तित्व, और ऐसे व्यक्तित्व ही इतिहास में जाने जाते हैं। आज वियतनाम महाराणा प्रताप का आदर करता है, और महाराणा प्रताप को वो सबसे बड़ा प्रेरक महापुरुष मानता है। वियतनाम का जब राष्ट्रपति हिंदुस्तान आया तो दिल्ली में उतरते ही हवाई जहाज से सबसे पहले उसने पूछा कि मैं सबसे पहले उस धरती को सैल्यूट करने जाना चाहता हूँ जिस धरती पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तब जाकर के हिंदुस्तान के लोगों को पता लगा कि महाराणा प्रताप केवल राजस्थान या राजपूताने में ही नहीं, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में पूजे जाते हैं। और मित्रों, क्यों पूजे जाते हैं? इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उनका कद बड़ा था, उनका व्यक्तित्व बड़ा था। और ये व्यक्तित्व कौन बनाता है? मेरा अपना अनुभव तो है कि इस हिंदुस्तान के अंदर ये व्यक्तित्व बनाने वाली ये मातृशक्ति है। सच्चाई है। मैं कोई वोट मांगने के लिए इनको राजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वोट मांगने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ यहाँ। मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आपके साथ खाती हूँ। हिंदुस्तान की नारी शक्ति ने, हिंदुस्तान की मातृशक्ति ने जिन जिन संतानों को जन्म दिया, उनके कद को, उनके व्यक्तित्व को ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित किया। चाहे वो जीजाबाई हो, जिसने शिवाजी को इतना बड़ा कद प्रदान किया। बातें बहुत सी हैं, संक्षेप में बात इतनी है कि ये मधुसूदन मैरिज गार्डन भारत की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में 7 फेरों के जीवन को 7 जन्मों के रूप में प्रेरित करने का काम करे, ये शुभकामना है। लेकिन मित्रों, समय समय की बात है। मुझे सुभाष जी वो दिन याद आ रहे हैं 1979 में मेरा गांव कहीं है साहब, आपका कम नहीं है, मालूम बिसाऊगढ़। तो सिस्टर की शादी थी। आपको मैं बताऊं, चूरू गया, सिक्कर गया, झुंझुनू गया, कहीं पर भी मुझे कोई टेंट हाउस पूरा नहीं मिला। कैसा टेंट हाउस जो सब तरह का सामान दे सके। और मैरिज गार्डन का तो मतलब ही नहीं था। लेकिन आज शेखावाटी के अंदर चारों तरफ ये जो रूप देखने को मिल रहा है, ये समय की आवश्यकता भी है। मैं तो आज के कार्यक्रम को अपनायत का रूप मानते हुए पुनः इस मैरिज गार्डन के सच्चे और सही संचालक जो हैं, वो मधु जी को और उनके बेटों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सबका भी हृदय से साधुवाद करता हूँ कि इस अपनायत के संगम में आप सब पधारे। तो आप सबके साथ में मिलकर के मैंने जो मेरी पुरानी स्मृतियाँ हैं उनका आनंद लिया। जय हिंद, जय भारत, जय शेखावाटी और जय झुंझुनू। राजेंद्र जी को बुलाना चाहता हूँ, कृपया मंच पर आकर के अपने 2 शब्द कहें। श्रीमान राजेंद्र जी। अब एक दृष्टा का काम मुझे सौंपा गया है। अध्यक्ष महोदय के बाद बोलने का जो समय दिया गया है, ये वैसे देखा जाए तो टाइम पास के लिए होता है। तो मैं आप लोगों के लिए मनोरंजन तो नहीं कर पाऊंगा, परंतु कुछ चर्चा जरूर करूंगा, जिसमें ये आपस का संवाद होगा, जानकारी होगी। और मेरा दावा है कि आप सब लोग यहाँ से उस संवाद के माध्यम से कुछ न कुछ लेकर जाएंगे। मैं एक उद्योगपति हूँ और
ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, मेरे विद्वजन बैठे हैं वो बताएंगे आपको कि जब सनातन काल के अंदर हिंदुस्तान परम वैभव था तो उस समय ये कृषि प्रधान नहीं, उद्योग प्रधान ही था। कहा जाता है कि उस समय हर घर के अंदर एक उद्योग था और सभी उससे जुड़े हुए थे। और अब ये तो एक साइंटिफिक रिसर्च भी बोल रही है, वेस्ट भी बोल रहा है, ईस्ट भी बोल रहा है कि अगर परम वैभव दोबारा अगर कहीं भी आएगा, किसी भी देश में आएगा, सबको रोजगार मिले, सब शांति से रहे, अपराध कम हो, तो वो वापस में वो स्थिति भी उद्योग के माध्यम से आएगी। इसीलिए भारत सरकार ने भी अभी हर जिले के लिए एक उद्योग को ऐसा सोचा है कि जो वहाँ का लोकल उद्योग हो उसको बढ़ावा मिले। खुशकिस्मती से मैं औद्योगिक संगठन से हूँ और इसमें अलग अलग विभिन्न दायित्व मिलते रहते हैं। एक नवीन दायित्व मुझे जो अभी मिला है, मैं इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो CSIR के बारे में जानते हैं? मेरे सामने बैठा कोई भी व्यक्ति इसमें हाथ उठा के बोल सकता है क्या कि CSIR क्या है? एक हाथ उठा है। देखिए, CSIR भारत सरकार का एक उपक्रम है। यह है काउंसिल, C से काउंसिल, S से साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके जो चेयरमैन है वो खुद PM साहब है। उद्योगों को उद्यमिता बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया है भारत सरकार ने कि CSIR जो आज़ादी के पहले से भी थी और उसके बाद में भी आज तक उन्होंने जो भी रिसर्च किए हैं और जो इंडस्ट्री रिलेटेड है उनको अब उद्योगों को दिया जाए, उनमें उद्योगों को पार्टनर बनाया जाए जिसके माध्यम से उद्यमिता बढ़े। इसमें बहुत सी टेक्निक जो 15-20 साल पुरानी हो गई है वो निःशुल्क भी दे रहे हैं, और इसके बाद में जो चार्जेबल टेक्नोलॉजी है वो 30,000 से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक की टेक्नोलॉजी है। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए DRDO का नाम आपने सुना होगा। DRDO बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उसको भी इससे जोड़ा है कि DRDO भी अपनी टेक्नोलॉजी को उद्योगों को दे जिससे उद्यमिता बढ़े, उद्योग बढ़े, व्यापार का जो हमारा असंतुलन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उसके अंदर कमी आए। तो DRDO और CSIR दोनों को इन्होंने इस तरीके से एक PO में एक स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त किया है जो लघु उद्योग भारती से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक MOU किया है और एक ऑफिसर इसकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है। इस केंद्रीय सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की बात थी, परंतु हम लोगों ने उसको जब से हमारा MOU हुआ है उसके बाद से इसको माना है कि 100 दिन में कम से कम 100 टेक्नोलॉजी हम लोग ट्रांसफ़र करवा देंगे। आपको ताजुब होगा 20 दिन के अंदर ही सिर्फ 35 टेक्नोलॉजी हमने ट्रांसफ़र करवाई। अब मैं जिस धरती पे खड़ा हूँ वो ये जानकारी उन लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, मैं सिर्फ इसमें ये छोटी सी एक बात बताऊंगा, इसके बाद में दूसरी बात करेंगे। मिलेट आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे। मिलेट इसके अंदर श्रीअन्न भी कहा गया है और बाजरा एक उसका एक प्रमुख अपने यहाँ पे होने वाली फसल है। तो मिलेट से संबंधित जो इनके पास रिसर्च और टेक्नोलॉजी है वो महिलाओं को कुटीर उद्योग में और उसमें बड़ी लाभप्रद हो सकती है। कुछ ये निःशुल्क भी है, जो महिलाएं अपने गांव में रह करके, घर में रह करके कुछ उद्यमिता करना चाहती है, जीविका उपार्जन करना चाहती है, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। मुझे एक छोटी सी हमारी राष्ट्रीय स्तर पर एक टीम बनी है जिसमें 11 लोग हैं। राजस्थान से उसका प्रतिनिधित्व के नाते मुझे मौका मिला और मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि इस तरह की किसी भी टेक्नोलॉजी में हमारे झुंझुनू, चूरू और सीकर जिले में एक भी लोग आगे नहीं आए हैं, जबकि अन्य जगहों पर जिस तरीके से लोग आगे आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का उपयोग उनके साझा कर अपने अपने कुटीर उद्योग जैसे महिलाओं के लिए भी और घरों के अंदर भी करने के लिए बहुत लालायित है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे सबसे एक सीधी टेक्नोलॉजी की जो मैंने बात करी है, एक मिलेट, और आपको जानकारी और बता दूं कि जैसे मिलेट से बनने वाले बिस्किट वगैरह है ना,
अभी आप थोड़े दिनों में देखेंगे केंद्र सरकार ने तो ये कर दिया कि बिस्किट्स वगैरह चाय पानी के समय जो बिस्किट मंगाए जाते हैं ना, अब वो इन कंपनियों से नहीं मंगाएंगे, मिलेट से बने हुए कुटीर उद्योग में बने हुए बिस्किट्स वगैरह वो वहाँ पर सिर्फ परचेज करेंगे। इसमें एक और जो सबसे बड़ी बात है कि वो लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे, आपको उनका ब्रांड नेम जो CSIR का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो लोगो लगाने की भी अनुमति मिलती है। तो ये अपने आप में आपके उत्पाद की विश्वसनीयता बढ़ाने का वर्ल्ड लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफिकेशन का भी काम करता है। तो नाम मात्र के पैसे में या बिना पैसे के भी आप लोग इसको ले सकते हैं। इसका अपने शेखावाटी अंचल के अंदर, क्षेत्र के अंदर कैसे इसका उपयोग लोग लें, इसके बारे में आप लोगों को विचार करना चाहिए। एक बिंदु। दूसरा, धर्म की दृष्टि से भी देखें और वैसे भी देखें तो गौ पालन एक बहुत बड़ा हमारे लोगों का आस्था का भी केंद्र रहा है और हम लोग उसको इस तरीके दूसरे तरीके में देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि गौ माता हमारे ऊपर किसी भी तरीके से कोई बोझ नहीं है। इवन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर 3-4 गौ का पालन कर लिया तो वो एक परिवार को पाल सकती है उनसे गौ उत्पाद से। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं सवाई माधोपुर जिले के अंदर हमारे संगठन के विस्तार से गया था, तो जसकौर मीणा जी उसमें केंद्रीय मंत्री थे। तो उन्होंने इस विषय को समझा और उन्होंने कहा कि आप सवाई माधोपुर आइए। उन्होंने एक मॉडल तैयार खड़ा कर रखा है वहाँ पर कि गायों के पालन से कैसे हम कमा सकते हैं। तो अगर कोई चाहे कि भी गाय और गाय के उत्पादों की कैसे काम हो तो ये वहाँ जाके लाइव दे सकते हैं। इसी तरीके से कोटा जिले के अंदर एक तेल उत्पादक उद्यमी है, उन्होंने अभी एक नवाचार करके इस तरह का एक मॉडल खड़ा किया है जहाँ भी जा कर के ये कोई अगर किसान समूह में जाएं तो निःशुल्क वहाँ पर उनको प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है, रहने की खाने की भी सारी व्यवस्था है। तो अगर इस तरह का अगर हमारे शेखावाटी अंचल में भी कोई प्रकल्प चलता है, उद्योग चलता है या कोई समाज सेवी संस्था या राजनेता अगर चाहें कि अपने अपने गाँव में इस तरह का कोई करना चाहें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मेरे ख्याल से मेरे को 2-3 मिनट के लिए कहा था, 3 मिनट मैंने ले लिया है, तो और बता दो। चलिए चलिए और बात बता देता हूँ। पवन आए मोती वाला नहीं बीच में
बरसात हो गई थी जब तो बहुत ज़्यादा हाँ सर आ जाओ ऐसे भी लोग बूढ़ा खड़े हैं गोपाल शर्मा जिंदाबाद 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 गोपाल शर्मा यशस्वी हो गोपाल शर्मा यशस्वी हो गोपाल शर्मा यशस्वी हो आज अंकल जी गणेश लोग आए हाँ तो बंद करते हैं जीवन कुछ मिलता है गोपाल जी नमस्कार चलो एक बार जो हो गोपाल शर्मा खूब यशस्वी हो गोपाल शर्मा खूब यशस्वी हो गोपाल 10 बजे बाद देखने लग गया हाँ 10 को टाइम दे दियो मैं गलती आ गई लोग आगा 10 बजे 10 बजे आया कि पूरा 10 बात कर लो दे लेता है तो बेटा खूब बात करो सारा मिलकर और जी साहब गोपाल शर्मा यशस्वी हो गोपाल शर्मा यशस्वी हो और मैं पिछले सामने से ले गोपाल शर्मा खूब यशस्वी और ठीक हो मुख्य अतिथि श्रीमान गोपाल जी शर्मा विधायक सिविल लाइंस जयपुर हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी महानुभावों से निवेदन है कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। कूलर चालू है क्या? आ जाओ। माननीय श्री कृष्ण जी जानू, डॉक्टर लोकेश सिंह जी शेखावत, आपसे करबद्ध निवेदन है अगर कृपया अतिथियों से एक बार आग्रह है कि कृपया कुर्सियों पर बैठ करके स्थान ग्रहण करें और मंचस्थ जो अतिथि है एक बार वो भी अपने स्थान पर विराजें। सभी मंचस्थ महानुभावों से निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें।
मेरा आप सभी से सादर निवेदन है कि जिन्होंने खाना खा लिया है वो भी प्रसाद ले लिया है, वो भी मंच पर पंडाल में आ जाए, और जिन्होंने नहीं खाया उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इतनी देर रुके हैं तो मेरे कहने से आधी घंटा और रुक जाओ। एक छोटा सा कार्यक्रम गोपाल जी पधारे हैं, उनका करना है कार्यक्रम, स्वागत कार्यक्रम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चर्चित विधायक है, युवा विधायक है, लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो जब भी ये निकलते हैं तो रास्ते में मैंने इनको पहले कह दिया था कम से कम 2 घंटे का टाइम लेके हाथ में चलना। लेकिन सुबह बरसात तेज हो रही थी जयपुर में, मैंने फ़ोन भी किया दूसरे लोगों को, मैंने कहा सर नेता है, झूठ बोलते हुए नेता हो गए, मैंने फ़ोन किया तुरंत, तो 2-3 जगह यही समाचार मिला कि बहुत तेज़ बारिश है, आना बहुत मुश्किल हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो मैंने सबको बता दिया था ये स्थिति है। अब ये आए, बहुत बड़ी बात हमारे लिए, देर आए दुरुस्त आए, हमारा मान सम्मान रखा, इसके लिए गोपाल जी हम आपके बड़े आभारी हैं। आपने इतना समय लेट होने के बाद भी आपने सोचा कुछ भी हो मैं जाऊँगा, वरना आप रास्ता देखती है तो सारे कार्यक्रम तय हमारे। रवि जी आइए, आप आइए सब आओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है कार्यक्रम का, सभी अतिथि यहीं पर हैं, और जयपुर की बरसात के लिए यही कहना चाहूंगा कि ए वर्षा इतना ना बरस कि हमारे मेहमान आ न पाए, आने के बाद में इतना बरस कि यहाँ से वो जाने न पाए। तो अब चुनाव में इतनी बारिश करवा देंगे कि अब ये यहाँ से नहीं जा पाएंगे, अब 2-4 घंटे यहीं बैठे रहेंगे हमारे पास में। तो मालिक क्या होगा, यही फोटो छपनी चाहिए। हाँ स्वागत आ जाओ सुभाष जी 2 मिनट तो मैं भी बोलूँगा। नहीं वो बात भी बोलेंगे, आज तो बोलिया भाई तो वो बात भी बोलेंगे। बाबूलाल जी बसवाला, सुरेश जी मालानी, पवन जी बजाज, गुगल जी देवरोड, अशोक अडावतिया पीडीआई जी, महेश जी हरिद्वाल बबाई से, राजेंद्र जी भामू जी का अभिनंदन स्वागत करने के लिए बुलाना चाहता हूं मैं। शिव कुमार जी शर्मा, राजेंद्र जी आहलूवालिया, सम्राट जी, सुरेश चिड़ावा मैकेनिकल, दिनेश जी बागड़ी, हेलो साफा, अब भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव की परिणति को साकार करते हुए 51 किलो की माला चिड़ावा नगर वासियों की तरफ से आपके ननिहाल पक्ष की तरफ से आपको पहनाई जाती है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि उस माला में आप स्वयं भी शामिल हो। हमारे इस मधुसूदन मैरिज गार्डन के ओनर सुभाष जी शर्मा के सानिध्य में जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन स्वागत होना चाहिए। गोपाल जी को लगना चाहिए कि यहाँ पर चुनाव में मेरा कितना जबरदस्त स्वागत हुआ है।
सामने सामने मधु जी पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, हाँ दिख रहे हैं। विधायक जी हमारे बीच पधारे हैं, उनका अभिनंदन स्वागत हमारी मातृशक्ति के द्वारा। वस्त्र व्यवसायी श्रीमान पृथ्वीराज जी शर्मा से निवेदन करता हूं कि वो अपने मुखारबिंद से 2 शब्द कहें। एक बार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन स्वागत करें। आज जो कि प्रोग्राम का टाइम 11 बजे दिया हो, 10 बजे दिया हो, अतिथियों को 10 बजे आना हो, और किसी कारणवश जैसा अभी सुभाष जी ने कहा कि किसी कारण से लेट हो गए, यदि वो टाइम पर आते तो उनको भी महसूस होता, क्योंकि वो चिड़ावा से हैं, चिड़ावा उनका बचपन बीता है, उनको पता है कि चिड़ावा के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, और वो प्यार का ही नतीजा है कि 4 घंटा लेट होने के बावजूद भी सुभाष जी से लोग पूछते रहे, गोपाल जी कहाँ हैं, गोपाल जी कहाँ तक आ गए, गोपाल जी सिक्कर तक आ गए, गोपाल जी कलेक्टर के पास बैठे हुए हैं, गोपाल जी को वहाँ रोक लिया। तो गोपाल जी, ये चिड़ाव में आपको जो गलियों में खेला हुआ, आपने जो लोगों से प्यार दिया है, वो आपको अब वापस ले रहे हैं। सम्मानित मंच से आज की अध्यक्षता कर रहे श्री लोकेश जी शेखावत जी, मुख्य अतिथि श्री गोपाल जी, श्री जानू जी, भामू जी, सम्मानित मंच। क्योंकि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये मधुसूदन मैरिज गार्डन का जो उद्घाटन हो रहा है, ये तो संजोग है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति इसको पार्टी के नज़रिए से देखता है या उसके ढंग से आकलन करता है, तो भी उस व्यक्ति की खुद की बुद्धिमत्ता की बात है। बाकी ये विशुद्ध रूप से एक मैरिज गार्डन है, जैसा श्रीमान जी लोकेश जी ने इस पर बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या डाली कि इस मैरिज गार्डन में प्रोग्राम के लिए ही ये गार्डन नहीं होता है। इसमें 7 फेरे होंगे, 7 जन की प्रतिज्ञाएं ली जाएंगी, उनको आशीर्वाद दिया जाएगा। तो यहाँ लगभग 11 साढ़े 11 बजे यहाँ लोगों का जो हुजूम था, 2, 2,500, 3,000 जो आदमी इकट्ठे थे, मैं लगभग 70% लोगों को जानता हूँ, और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ 70 के 80% लोगों को जानता हूँ। उसमें से जो उपस्थिति थी वो लेके आए थे, पॉजिटिव आशीर्वाद दे के गए हैं और पॉजिटिव वातावरण में एक महक फैला के गए हैं। तो मैं, जैसा ओम जी ने भी एक भाषण में कहा था, ये सुभाष जी का मैरिज गार्डन नहीं है, जैसा नाम से भी है, मधुसूदन मैडम उनके बच्चों का गार्डन है। सुभाष जी तो अपने जीवन की जो भी उनकी एक जिस ढंग से जीवन ने गढ़ा था, उनको अपने ढंग से गढ़ा है। तो उसमें किसी व्यक्ति को भी सुभाष जी की छवि सामने रख करके इस गेस्ट हाउस के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि एक अच्छा मैरिज गार्डन बनाया है, आपको सब सुविधाएं मिलेंगी, और इसमें जैसा लोकेश जी ने कहा कि इसमें जो भी शादियां होंगी, वो जैसे कि आज 3,000 लोगों की इसके अंदर एक पॉजिटिव प्रेरणा, पॉजिटिव आशीर्वाद इस वातावरण में गूंजा है, वो हमेशा रहेगा। मेरा गोपाल जी से बहुत को लंबा परिचय नहीं है, पिछली बार आए थे तब मैं इनको मिला था। इनका विधानसभा में मैंने 2 भाषण सुना, और मैं धार्मिक स्टेटस लगाता हूँ, व्यापारी होने के बावजूद भी कभी व्यापारिक स्टेटस नहीं लगाता हूँ, चुनाव के टाइम में स्टेटस लगाता हूँ। इनका 2 दिन तक मैं दोनों भाषणों का स्टेटस लगाया। मेरे पास 372 आदमियों का फोन आया कि साहब इतना जबरदस्त वक्ता, इतने जबरदस्त पॉइंट टू पॉइंट इनकी एक भाषा, ये आप बता दो तो मैं ये जानूं, लोगों के दिल को छू गई। गोपाल जी आप बहुत लेट से आए, इसमें 100-200 आदमी तो 100-200 आदमी तो मेरे पास अभी थे, वो पूछ रहे थे कि आपको आपसे परिचय करवाऊंगा, लेकिन चलो ठीक है, फिर कभी आपकी कोई भाषण आएगी उसको व्हाट्सएप से लगाएंगे, वैसे परिचय हो जाएगा। सभी अभी तक बैठे हुए हैं जितने भी इतने देर इंतजार से, वो बहुत धन्यवाद के
पात्र हैं कि जिन्होंने 11 बजे से लेकर अभी तक समय दिया। सुभाष जी के भी वो बहुत करीब हैं, सुभाष जी से बहुत स्नेह करते हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। सुभाष जी से व्यक्तिगत स्नेह करने वाले पार्टी से ज़्यादा लोग हैं। पार्टी में लोग कई कारण से कोई सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन मैं 20 साल से यहाँ पर मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि सुभाष जी को लोग पार्टी से ऊपर उठ के स्नेह करते हैं। तो पार्टी में आपस में विरोध होगा, कुछ भी होगा, लेकिन जो स्नेह करने वाले लोगों की आज संख्या थी और अभी तक भी है, वो सब बधाई के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और समय नहीं लूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी है, ये आपके बच्चों की शादी को यादगार बना देगा और 4 साल लगा देगा। अब मैं बुलाना चाहता हूं मंच पर श्रीमान महेश जी हरिद्वाल, राजस्थान ब्राह्मण सभा के प्रदेश महासचिव, अपने उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष एक बार मुखारबिन से 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद में आगे के कार्यक्रम को अगले पायदान पर लेकर जाएंगे। बोले एक बार जोरदार, भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय मंच पर विराजमान आज के इस समारोह के अध्यक्ष साहब, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और मंचासीन समस्त बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए मंच के सामने विराजमान सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। आज बड़ी खुशी की बात है और ये आवश्यकता भी है कि जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, हम अपने आंगन में शादियां करते आए हैं, होती आई हैं और देखते भी आए हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। परिस्थितियां इसलिए बदली हैं कि हवेलियों के बंटवारे हो गए, फ्लैट संस्कृति आ गई है। फ्लैट संस्कृति में ऐसा संभव नहीं है कि हम वहां शादी कर सकें। संपर्क लोगों के ज्यादा हो गए, इसलिए सुभाष जी ने जो ये निर्णय लिया है, ये बहुत शानदार लिया है। हमारे गांव में, मैं मूल रूप से बवाई से हूं, तो नीम का धना नजदीक पड़ता है। नीम का धना में 20 इस तरह के विवाह स्थल हैं जिनमें लोग बवाई से और आसपास के गांव से जाकर के करते हैं। एक भी शादी में कोई भी फ्री नहीं रहता साहब, क्योंकि सब लोगों की आवश्यकता हो गई। टेंट लगाने के लिए जगह नहीं है, अतिथियों को रोकने के लिए कमरे नहीं है। अतिथि इस तरह के आते हैं आजकल कि उनको सब कुछ सेपरेट चाहिए, लेट अटैच लेटवार चाहिए, ऐसी चाहिए। अब गांव में तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं नहीं, इसलिए ये एक आवश्यकता होती जा रही है। धीरे धीरे ये आवश्यकता बढ़ती जा रही है और इन्होंने जो निर्णय किया है, सुभाष जी ने जो किया है, वो इस समय उचित निर्णय किया है और इसका सौंदर्यीकरण करके और जैसे ये डेवलप होगा, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा, क्योंकि ये मूल आवश्यकता हो गई आजकल ये शहरों में। बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैं इनके पूरे परिवार को ही, सुभाष जी को, चेयरमैन साहब को, इनको बधाई देता हूँ। और गोपाल जी के बारे में मैं कहूँ कि यहाँ पर सौभाग्यशाली है। मैं इनसे काफी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, कम से कम 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और सिविल लाइंस की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना जो बहुत ही लिटरेट पर्सनैलिटी है। व्यक्तित्व ने उनका, जो व्यक्तित्व के बारे में साहब बता रहे थे, व्यक्तित्व भी इनका ऊंचा है और मैंने इनके खूब विचार सुने, खूब वक्तव्य सुने हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से, सलीके से अपनी बात को रख सकते हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका रहा है। तो ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आदमी, हमारे निजी आदमी, और वो चुन करके विधानसभा में गए हैं और सिविल लाइन से गए हैं, तो सिविल लाइन में रहते हैं, तो सिविल लाइन से गए, तो सिविल लाइन के सारे लोगों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और लेट आ गए, लेकिन सबकी इच्छा थी देखने की, मिलने की, सब रुके हैं। इनका प्रेम है, प्यार है, सहयोग है, इसी तरह बनाए रखें। और जो ये सारी स्टेज की मंडली है, मेरे को लग रहा है सारे बहुत काफी एक दूसरे से नजदीक है, ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महेश जी। अब एक बार पुनः हमारे डॉक्टर लोकेश जी शर्मा के अंदर कुछ विचार आ रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि एक बार मैं वो वापस पुनः, हाँ,
तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर लोकेश जी शेखावत के लिए एक बार पुनः। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूँगा। मैं कभी आज तक ज़िंदगी में बनावटीबाज नहीं कर पाया, ये मेरा अपना ज़िंदगी का अनुभव है। तो गोपाल जी शायद इस बात से परिचित हैं कि आई नेवर डिलीवर्ड प्रिपेयर्ड स्पीच इन एनी कॉन्फ्रेंस इवन इन फॉरेन कंट्रीज। कनाडा, अमेरिका, इधर भी गया, वहाँ पर भी मैंने तैयार किए हुए भाषण को नहीं दे पाया मैं, ये मेरा स्वभाव है। तो अभी जो बोलने की इच्छा जागृत हुई उसके पीछे भी स्वाभाविक बात है और हक की बात है। गोपाल जी को ध्यान नहीं कि मैंने यहाँ क्या बोला। मैंने एक ही कहा कि ये शुभारंभ कार्यक्रम क्या है, अपनायत का संगम है। मंच भी अपनायत का और सामने आनंद लेने वाले जो लोग हैं वो भी अपनायत के। तो उसी अपनायत के चक्कर में किसी को किसी पर गुस्सा क्यों आता है? चाहे जिस पर तो नहीं आता, अपना जो होता है उसके ऊपर गुस्सा आता है। और आज लोकेश शेखावत को बहुत जबरदस्त गुस्सा आ रहा था। किस पर? गोपाल जी पर। और वो इसलिए गुस्सा आ रहा था कि हमारा इनका संबंध पिछले 50 साल का है। मेरी शिक्षा भी यहाँ हुई है, इनकी शिक्षा भी यहाँ हुई है और उन्हीं संस्थाओं में हुई है जिनमें मैंने शिक्षा प्राप्त की। मैंने थोड़ा पहले, इन्होंने कुछ समय बाद। तो गुस्सा क्यों आ रहा था? अरे यार, जिस बंदे के लिए हमने आज रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ गोपाल जी, और जानबूझ करके सार्वजनिक जगह पर अपनों के बीच में ये नरपत सिंह राजवी का नाम तो आपने सबने सुना है। उनका विद्याधर नगर से टिकट काटा गया, जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन विचार परिवार के एक वरिष्ठ व्यक्तित्व ने मुझे बुला करके पूछा, क्योंकि वो मेरे साड़े भी लगते हैं नरपत सिंह से। वो बहनोई तो हैं ही, भैरव सिंह जी की बेटी उनको ब्याही है, लेकिन मेरी पहले शादी बीकानेर में हुई तो मेरे साड़े भी लगते हैं। वो मेरे को जीजो साहब बोलते हैं। तो जो बड़े व्यक्ति थे उन्होंने मेरे को बुला करके बंद कमरे में ये पूछा कि हम उनकी नाराजगी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई, ये राजनीति की बात तो मैं नहीं जानता, पर मैं जो महसूस करता हूँ उनकी नाराजगी दूर नहीं हो सकती। और जिस तरीके से मेरा अपना विचार है, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी अपनी अनुभूति की बात है। और मैंने कहा अगर अपन किसी तरह से वो नाराजगी दूर करने की चेष्टा भी करेंगे तो अपने को सुफल नहीं मिलेगा। सुफल समझ गए आप? और वही हुआ। तो मेरी इन बातों को सुनकर के वो जो वरिष्ठ व्यक्ति थे, वो मेरे से उम्र में तो छोटे थे लेकिन संगठन के पद में बड़े थे। इसलिए उन्होंने पूछा कि जयपुर के बारे में, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में क्या सोचते हो गोपाल जी? उन्होंने मेरे को सिविल लाइन्स के बारे में पूछा। सच बता रहा हूँ कि कोई कैंडिडेट आपको ध्यान में आ रहा है क्या? मैंने कहा केवल एकमात्र कैंडिडेट है। अब नाम तो मैं दे दूंगा आपको, पर आप उसके बारे में कितना कुछ कर पाओगे ये आप जानो। तो मैंने गोपाल शर्मा का नाम लिया उस व्यक्ति के साथ। ये उन्होंने पूछा, आप जस्टिफाई करो अपने स्टेटमेंट को कि गोपाल शर्मा ये चुनाव कैसे जीत सकता है। मैंने दो ही बातें बताई। मैंने कहा हु इज प्रताप सिंह खाचरियावास? प्रताप सिंह खाचरियावास भैरव सिंह शेखावत का भतीजा है। और मैंने कहा और क्या खास बात है उसमें? उसमें खास बात यह है कि राजनीति में वो लठ लेकर के किसी के पीछे पड़ जाता है तो पड़ा रहता है। वो अच्छा करता है बुरा करता है, मैं इसमें नहीं जाता। लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द है, ही इज एग्रेसिव एमएलए इन कांग्रेस पॉलिटिक्स। तो एग्रेसिव का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? मैंने कहा एग्रेसिव व्यक्ति से किया जा सकता है।
गोपाल शर्मा की पहचान बीजेपी के नेता की नहीं होगी, बीजेपी के कार्यकर्ता की नहीं होगी। लेकिन जो मैंने पहले मेरे उद्बोधन में बात कही थी, याद है आपको? कद महत्वपूर्ण होता है, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है, पद महत्वपूर्ण नहीं होता, स्थिति महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन गोपाल शर्मा का एक निडर पत्रकार के रूप में राजस्थान में, बल्कि हिंदुस्तान में किसकी तरह वो व्यक्तित्व है, पुराने लोग तो जरूर जानते होंगे, लेकिन माफ करना नई पीढ़ी को ये सब जानकारियां नहीं है। आप बबाई की बात कर रहे थे, पीछे बैठे हैं वो। उस क्षेत्र में एक व्यक्ति पैदा हुआ है, पंडित झाबरमल शर्मा। वो हिंदुस्तान के उस समय के माने हुए पत्रकार थे, इतिहासकार थे। अगर गोपाल शर्मा की तुलना करें तो उस लाइन में उस विरासत को सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति। तो जो राय कर रहे थे वो पूछने लगे, बोले कि आपको जीतने के 2 कारण बताओ। मैंने कहा एक कारण तो यह है कि गोपाल शर्मा का राजनीतिक कद नहीं होगा, लेकिन उसके व्यक्तित्व का, पत्रकारिता के व्यक्तित्व का कद है, वो कांग्रेस के कैंडिडेट से ज्यादा भारी है। और दूसरी बात, जो आक्रमण करने की शैली है कांग्रेस के कैंडिडेट की, उससे दुगनी आक्रमण करने की बहादुरी गोपाल शर्मा में। ये इनको भी मैंने ये बताया नहीं। और अभी बात खत्म करता हूँ। मैं खाने के टेबल पर बैठा था, जानो जी वो बुक के लेकर बोले कि गोपाल जी आ गया, आपको चलना है। मैं कहा यार गोपाल जी पर तो हमें गुस्सा आ रहा है। अच्छा, इससे पहले इनका पत्रकारिता का मित्र और पारिवारिक मित्र भी मेरा छोटा भाई प्रदीप, उसका मेरे पास फोन आया, बोले कहाँ हो? तो मैंने कहा हम तो आज फंस गए यार तेरे गोपाल जी के चक्कर में। बोले कैसे फंस गए? मैंने कहा 10:30 बजे के आए हुए बैठे हैं और अभी तक उनका आता पता ही नहीं है। हमारे को बहुत बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, और जो ही आएंगे तो हम सार्वजनिक रूप से वो गुस्सा प्रकट करेंगे। तो वो भी इनकी ट्रेनिंग में रहा है, इन्होंने दोनों ने साथ साथ पत्रकारिता की है। वो अभी हरियाणा में राज्य सूचना आयुक्त है और दोनों ने कई वर्षों तक इकट्ठी पत्रकारिता की है। तो पता है क्या कहने लगा, पत्रकार है ना इसलिए, वो बोला आपकी उम्र और सुभाष जी की उम्र गोपाल जी से बड़ी है। मैंने कहा हाँ बड़ी है। तो एक बात कही है अपने यहाँ पर, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। तो अगर आपकी नज़र में गोपाल जी ने देरी से आने का अगर उत्पाद किया है तो आप दोनों चूंकि बड़े हो इसलिए तो हम इनको क्षमा कर रहे हैं। और आप कोई ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जिसमें बहुत कड़े अनुशासन की जरूरत थी। ये सार्वजनिक अपने प्रतिनिधि हैं तो रास्ते में जबरदस्ती लोगों ने रोक लिया तो ये मना नहीं कर सके। मैंने बात करने की सोची थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार अपन क्यों करें। सुभाष जी ने सीधा ही उनको आदेश दे रखा है, मेरे को भी दे रखा था और कड़ाई से आदेश दे रखा था। लेकिन अगर मेरे से बात करते तो मैं उनको वो गुप्त रास्ते बताता जिन गुप्त रास्तों के आधार पर ये यहाँ पर शाहपुरा का जो रास्ता है ना उससे आ जाते। तो उस रास्ते में क्योंकि जानकारी लोगों की होती नहीं कि इधर से जाएंगे क्या, तो आराम से पहुंच जाते। खैर कोई बात नहीं, आनंद की बातें हैं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि यदि बीजेपी की राजनीति में ऐसे कद वाले व्यक्तियों को बढ़ावा दिया गया जो सच को सच के रूप में पेश करते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते, ऐसे निडर प्रतिनिधि को भविष्य समय देगा। मैं अभी खाने पर चंद्र प्रकाश जी, जानू जी, बात थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन खत्म कर रहा हूँ। मैंने इन सबको ये पूछा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में बीजेपी ने कैसे पेश किया। पता नहीं, मेरा अपना विश्लेषण है, मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूं। मैंने कहा बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर
अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहीं करंट दिखाई दिया, वो जो कद दिखाई दिया, वो किस में दिखाई दिया? नरेंद्र मोदी में दिखाई दिया। और उस करंट की वजह से नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट प्रकट किया। मोदी को मंच कौन सा मिला? मोदी को मंच मिला गुजरात का। और गोपाल जी को मंच कौन सा मिला? पत्रकारिता का। और ये दोनों ही मंच ऐसे रहे जिनमें करंट दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। मैं इशारा करके एक बात खत्म करूंगा। इशारा इस बात का कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जिस दिन गुजरात का मुख्यमंत्री बना, मीडिया ने पूरे दुनिया में, अमेरिका ने तो आने पर ही पाबंदी लगा दी कि मोदी कैन नॉट एंटर इन यूएसए। सारे ने क्या नैरेटिव पैदा किया था? वो नैरेटिव ये था कि मोदी इज टू बी डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। लेकिन गुजरात में दंगा हुआ क्या? वो कांड होने के बाद भी गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ। तुरंत जो प्रतिक्रिया होती है वो तो एक अलग बात है, वो तो होगी। कोई एकदम थप्पड़ मारेगा तो दूसरा थप्पड़ तो मारना ही पड़ेगा। उसके बाद में गुजरात में आज तक कोई भी और प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसको कहते हैं करंट, इसको कहते हैं बहादुरी, इसको कहते हैं निडरता। और हम अपनों के बीच में ये शुभकामना करते हैं कि गोपाल जी शर्मा का वो जो करंट है वो इनके कद को आगे बढ़ाएगा। और हम चाहते हैं कि वो केवल विधानसभा में ही नहीं धाड़े, बल्कि राजस्थान को प्रशासन और शासन की दृष्टि से भी नेतृत्व प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधे ही श्रीमान गोपाल जी शर्मा, विधायक सिविल लाइंस जयपुर को मंच पर बुलाना चाहता हूं। आकर के अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय लोकेश जी भाई साहब, श्रीमान सुभाष जी शर्मा, श्रीमती मधु शर्मा जी, कृष्ण कुमार जी जानू, राजेंद्र जी भांबू, हरितवाल जी, झुंझुनू जिला के जिला जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु जी सैनी, मेरे बड़े भाई नथमल जी, पृथ्वीराज जी शर्मा वस्त्र व्यवसायी, और मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धा योग्य व्यक्तित्व और आप सभी, चंद्रकांत जी, विष्णु जी रूथला, अन्य यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे परिवार के, कोई पुरुष के रूप में, कोई महिला के रूप में, सबको आदर सहित उनके व्यक्तित्व के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने जो प्रेम दिया उसके लिए कहते थे, वो बोलने के लिए वाणी चाहिए और चुप रहने के लिए विवेक भी चाहिए। तो आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय लोकेश जी भाई साहब ने कहा वो उनका प्रेम है, उनका प्रेम है, उनकी शुभकामना है। और वो ऐसे परिवार के व्यक्ति हैं, जिस तरह का समृद्ध परिवार, समृद्धि का मतलब सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं है, समृद्धि का मतलब समृद्ध होना है। अपने झुंझुनू जिले के प्रथम परिवार के वरिष्ठतम उत्तराधिकारी, आज जो राष्ट्रीय विचारधारा झुंझुनू जिले के अंदर दिखाई देती है, उसका श्री गणेश आपके पूज्य पिताजी माननीय श्री नारायण सिंह जी शेखावत ने किया था। उनके लघु भ्राता माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी शेखावत
ने महाराणा मेवाड़ भगवत सिंह जी जैसे व्यक्तित्वों को जोड़ने के अलावा ओम जी माथुर जैसे व्यक्ति को तैयार करने का काम किया। उनके सानिध्य में चिराना के भंवर सिंह जी शेखावत बहुत ही समर्पित, ऊर्जावान और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी पैदा हुए, जिन्होंने अपना सारा जीवन संघ को समर्पित कर दिया। मेरे जीवन में जो कुछ है वो चिड़ावा का है। एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन पुत्र पैदा करने का की जो शक्ति है वो तो माता में ही है। तो जब माता चिड़ावा की, तो जो कुछ है वो चिड़ावा का है, उसके अलावा कुछ है। और वो न तो पहले भूला हुआ था, न अब भूला हुआ है, न भविष्य में भूलने वाला हूं। प्रभु जितना करवाएगा उतना करने की कोशिश करेंगे। अपने पिलानी के जो विधायक हैं वो वहाँ बैठते हैं कांग्रेस की लॉबी में। एक दिन मैं पहुँचा उनके पास, मैंने कहा देखिए, कोई भी बात हो, आपको ये लगे कि मुझे करवाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप निसंकोच होकर के मेरे को अपना सहयोगी बता सकते हैं। श्रेय आप लीजिए और आप कहिए कि हम दोनों इसमें शामिल हैं। यही मैंने श्रवण जी को कहा। श्रवण जी कई बार के विधायक हैं अपने सूरजगढ़ वाले, लेकिन जब पता नहीं क्या बात है, उनका भाषण होता है, उसके बाद मेरा नाम ले देते हैं और वो चुप रहना नहीं चाहते। तो मैं उनको कहता हूँ आप बैठ जाइए, अगर आप नहीं बैठेंगे तो अपने वोट खो देंगे। तो फिर वो बैठ जाते हैं। तो इस तरह के प्रेम भाव से चीजें चलाने की कोशिश हो रही है। आज लेट होने का कारण ये था, मैं 8 बजे निकला था, दिन में कोई कार्यक्रम नहीं थे, लेकिन ये हुआ कि खाटू श्याम जी के लिए एक कारों की यात्रा निकल रही है जिसमें 128 कारें थी। तो वहां समय ज्यादा लग गया, उनके प्रेम को टाल नहीं पाए। फिर वहां से निकले तो एक यात्रा और सड़क के ऊपर ही मिल गई। वो बोले ये चारों धाम करके आए हैं, तो उनको साथ भी थोड़ा सा रुकना पड़ा। फिर मन में ये स्वार्थ आया कि ये जो अपने कलेक्टर साहब नियुक्त हुए हैं, ये संजोग से कल महानगर टाइम्स के ऑफिस गए थे और मैं उनसे मिल नहीं पाया, क्योंकि अपने गवर्नर साहब के सानिध्य में, माननीय निम्बाराम जी के सानिध्य में, मदन जी राठौड़ के सानिध्य में एक अपना सिविल लाइन क्षेत्र में कार्यक्रम था गणेशोत्सव का। तो इसलिए मेरे मन में स्वार्थ आया कि काम पड़ेगा तो कलेक्टर साहब से ही पड़ेगा, इसलिए उनको कम से कम चिड़ावा के लिए राजी करके आओ। तो उनको मैंने सारी बातचीत चिड़ावा के बारे में बता करके, और उनके प्रतिनिधि के रूप में हिमांशु जी सैनी, जिला जनसंपर्क अधिकारी, ये भी अपने पूरी तरह से परिवार के अंग हैं, पूरी तरह से परिवार के अंग हैं। कभी भी झुंझुनू के अंदर किसी का काम अटके और उनको ये लगे कि कलेक्टर साहब तक या एसपी साहब तक मिलना है, तो आप हिमांशु जी के पास चले जाएंगे तो वो मिलवाने का प्रबंध कर देंगे। ये मैं सबको आश्वस्त करता हूँ इस बात से। किसी भी तरह के अन्याय की बात हो, सिविल लाइंस में एक ही बात थी, मैंने कहा आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो यहाँ से अन्याय को दूर कर देंगे। सबसे बड़ी जनता है, कलयुग के अंदर जनता ही जनार्दन है। अगर एक गरीब आदमी के पसीना बहता है तो वो अमीर आदमी के खून के बराबर है। हम उनकी आंखों को झुकने नहीं देंगे। किसी भी गरीब आदमी के सम्मान को सबसे बड़ा सम्मान समझेंगे, और इसी के कारण सिविल लाइंस की जनता को ये लगा। मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि जो लोग अपने आप को इतना बड़ा भगवान राम का वंशज बताते हैं, उन्होंने कभी भैरव सिंह जी शेखावत के चरण भी स्पर्श किए हैं। मुझे तो याद है जब शेखावत साहब की अंत्येष्टि हो रही थी तो उनके पैरों में कितनी धारियां थी, क्योंकि मैं घी मसल रहा था। लोगों ने इस बात को महसूस किया।
प्रेम दिया, लेकिन वह प्रेम की जो प्रेरणा है वो चिड़ावा के श्री कृष्ण पुस्तकालय में और मेरे मामा जी श्रीमान सागरमल जी शर्मा के संस्कार में निहित है। मैं जब 10-9वीं के अंदर यहाँ आया तो श्री कृष्ण पुस्तकालय के अंदर रामजी लाल जी शर्मा वहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष और मोहनलाल जी सोनी पुस्तकालय के मंत्री थे। वहाँ पर एक पीछे की अलमारी के अंदर क्रांतिकारियों और देशभक्तों से संबंधित, जिसमें दीनदयाल जी उपाध्याय से लेकर के और बलराज मधोक जी तक की पुस्तकें पढ़ी थी, वो सारी मैंने छुट्टियों के अंदर 3-4 महीने में पढ़ने की कोशिश की। वही प्रेरणा है जो आज तक चली आ रही है। जयपुर के अंदर प्रदीप जी शेखावत, माननीय लोकेश जी भाई साहब के छोटे भ्राता जैसे भाई मिल गए, जिन्होंने ऐसे समय भी संभाला जब मैं मौत के मुंह से गुजर रहा था। उस समय एक तो सहारा थे श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत, जो रात को 1-2 बजे पहुंचे हॉस्पिटल, और दूसरी तरफ सुबह 4 बजे पहुंचे मेरे मामा जी थे पुरुषोत्तम जी, वो परिवार को लेकर रोते हुए कि अब तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है, जब जयपुर से ये सूचना आ गई कि बहुत आखिरी स्थिति है। तो इसके बीच में जो हमेशा एक भाई को करना चाहिए, उस रूप में प्रदीप जी हमेशा साथ में बने रहे। इसलिए जीवन को बचाने में जिन 2 लोगों का हाथ है, उसमें श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत और श्री प्रदीप जी शेखावत का है। और यह इसलिए संभव हुआ कि मैं यहाँ पर जब ननिहाल आया 9वीं के अंदर, तो बाहर के व्यक्ति का एक ही नाम सुना, वो था लोकेश जी भाई साहब का। घर में जब भी मेरी मौसी जी चर्चा करती थी तो वो ये बताने के लिए कि हमारा परिचय कितना गहरा है, लोकेश जी भाई साहब के छात्र जीवन की चर्चा करती। तो यह प्रेम बढ़ता ही गया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक कड़ी और बताता हूँ कि हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर महामहिम राज्यपाल सिक्किम, इनको राजनीति में लाने का काम आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी शेखावत ने किया, लेकिन श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत से पहली बार मिलाने का काम प्रदीप जी की प्रेरणा से मेरे को करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि वो किसान संघ के अंदर जयपुर आए थे और राजनीति में आना उनका तय हो गया था। सुभाष जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो रिश्ता है, सुभाष जी का और जो राष्ट्रीयता का रिश्ता है, वह रिश्ता कोई समझदार होने के बाद पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करने का रिश्ता नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय सुभाष जी की राजनीति में रुचि हुई और भारतीय जनता पार्टी तो बनी नहीं थी, लेकिन उसके पहले जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए कार्यों में जिन छात्रों की शुरुआती 1-8 लोगों की भूमिका है चिड़ावा के अंदर, उसमें सुभाष जी का नाम सर्वप्रथम है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि चिड़ावा में किसी ने जनता पार्टी की स्थापना नहीं की, हम ही लोगों ने कर ली। कि सारे देश में जब जनता पार्टी बन रही है तो यहाँ भी बननी चाहिए। अपने रिचपाल जी चौधरी को 77 के अंदर टिकट मिली, वो जीत नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद जबकि इतना प्रतिकूल वातावरण था, शीश राम जी ओला का, आदरणीय श्री हजारीलाल के, जिनको चिड़ावा की जनता ने इतना प्रेम दिया है कि विचारधारा से अलग हटके भी वो व्यक्तित्व सम्मान का अधिकारी है, प्रेम का अधिकारी। उन्होंने चिड़ावा की राजनीति को एक नाम देने का काम किया। उससे पहले चिड़ावा के किसी व्यक्ति को राजस्थान की राजनीतिक स्तर के ऊपर नहीं जाना। तो ये सारी जो भूमिकाएं हैं, इसके अंदर अधिक कुछ कहने को नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि जब भी जरूरत पड़ती है चिड़ावा की भूमिका को निभा।
जैसे अभी वाराणसी में चुनाव था, हम लोग 50 लोग वाराणसी में 1 महीना रहे और जो काम एक कार्यकर्ता को करना चाहिए वो काम किया। वहां पर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक सम्मेलन ऐसा हुआ जो पार्टी से अलग हटकर, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का परिवार, अमर शहीद भगत सिंह के सगे भतीजे, वीर सावरकर जी के पौत्र और चौथे अपने थे मंगल पांडे जी हो गए, मंगल अशफाकुल्ला खान जी के और ऊधम सिंह जी के प्रपौत्र, और उसमें 1 लाख लोग मौजूद थे। अब आप सोचिए कि वाराणसी जैसी जागरूक महानगरी में 1 लाख लोग बिना पार्टी के सहयोग, बिना पार्टी के सहयोग, 2000 नावों में तो केवल लोग भरे हुए। यह सब प्रेरणा कहां से मिली? हमारे जो संस्कृत विद्यालय के प्राध्यापक पंडित सूर्यमल जी शास्त्री, वो कहते थे चिड़ावा का अर्थ क्या है? चिड़ावा का अर्थ है चिरकाल से जो चला आ रहा है। तो यह चिरकाल से चला आ रहा है। हमारे पंडित जी ने, पंडित गणेश नारायण जी ने झुंझुनू के शासक को और जो ब्रिटिश के लोग थे उनसे यही कह करके उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए? उन्होंने सोचा ये साधारण साधु है कोई, तो उन्होंने कहा पीपी का पैसा दे दो, जो सबसे छोटा 1 पैसा आता, वहां मिला ही नहीं। अपने वहां जो विधायक निवास में जो कक्ष मिला हुआ है, वहां पंडित जी की मूर्ति विद्यमान है, वो आशीर्वाद देती रहती है और चलती रहती है। ये मान करके चलिए कि अपने ननिहाल का नाम कभी भी बदनाम नहीं होगा। कभी कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि 1 नया पैसा फलाने काम के अंदर ले लिया। ये कभी नहीं मिलेगा सुनने के लिए। कभी ये नहीं मिलेगा कि किसी ने भय के द्वारा झुका दिया। कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि पद की प्राप्ति के लिए सच का रास्ता छोड़ दिया। ये मेरे सारे जो ननिहाल का परिवार है यहाँ पर, इनको मैं भांजा होता है, वो ननिहाल जाता है तो बड़बोला हो जाता है। तो मैं ये बात आप लोगों को समक्ष रखना चाहता हूँ। प्रेम वैसे ही है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अभी वो राजनीति की बात पृथ्वीराज जी कह रहे थे कि राजनीति कुछ भी हो, क्या हो। मेरे को तो माला पहना के, टोपी पहना करके, और जिस व्यक्ति ने प्रशंसा व्यक्त की चुनाव जीतने में, उसमें अशोक गहलोत जी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप यहाँ पर जीत करके आए। और जब वहां ये सुना कि सब कहते थे विपक्ष बहुत मजबूत है, विपक्ष बहुत मजबूत है, मैंने कहा शेखावाटी के पानी को अभी तक देखा हुआ नहीं है, इसलिए विपक्ष मजबूत है। राजस्थान में कांग्रेस को समाप्त करने का काम शेखावाटी के श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। इसी तरह से मैंने कहा कि जिस दिन मौका आएगा उस दिन कांग्रेस को पता चल जाएगा कि शेखावाटी के पानी में कितना दम है। और जब मैं बोल रहा था तो श्रवण जी कह रहे थे यो है हमारा पानी तो ये देख लीजिए, इसी तरह की बात होगी। और अब जो है, मैं साथ में राजनीति की बात जोड़ करके कह रहा हूं कि चिड़ावा को विकास की जरूरत है। चिड़ावा जिस श्रेणी का शहर है वह जिला होना चाहिए था। जब दूदू जैसी जगह है जहां पर 7000 की आबादी, 1 हॉस्पिटल नहीं, 1 कॉलेज, 1 ऑफिस नहीं, केवल सड़क पर एक चाय की दुकान होती थी, वो जब जिला हो सकता है तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले कॉलेज खोलने वालों में शामिल चिड़ावा क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई जिला अभी नहीं भी हो सकता, कोई बात नहीं, जब होगा तब होगा। लेकिन मोदी जी के बढ़े हुए कदमों में साथ देने का समय अगर है तो
वो चिड़ावा को निभाने की जरूरत है। हमारे जितने झुंझुनू में परिचित हैं उनको कहना चाहिए कि जब चीन से लड़ाई हुई तो नेहरू जी को चिड़ावा बुलाकर सोने से तौलने का काम हिंदुस्तान के किसी एक गांव ने किया था, तो वो चिड़ावा ने किया। 1856 के अकाल के अंदर जब लोगों के पास खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, लाशें गिर रही थी, तब हमारे यहाँ के सेठ परिवारों ने कहा था कोई भी जीव ले आओ और बदले में चांदी के सिक्के भर करके ले जाओ। वो चिड़ावा है। सबसे ज्यादा बलिदान देने वाला आसपास का क्षेत्र राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ऊपर विजय के बाद 1971 में सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री और हमारे थल सेनाध्यक्ष चीफ मार्शल जनरल माणिक शाह अगर कहीं आए थे तो हमारे अड़ावता में आए थे, भारत में कहीं नहीं थे। ये है चिड़ावा की ताकत। ये ताकत मिटनी नहीं चाहिए। व्यवसाय के अंदर, खेलों के अंदर मैंने अभी एक विषय उठाया है कि हिंदुस्तान के अंदर खेल में जैसे ध्यानचंद को नहीं भूला जा सकता, वैसे ही अगर कोई याद करे तो गुरु हनुमान को नहीं भूला जा सकता, जो हमारे चिड़ावा, अनुसूचित जाति का एक महागुरु जिन्होंने कितने ही गोल्ड मेडलिस्ट तैयार किए, वो टोकरियों में भर करके गोल्ड मेडल दिखाते हैं। ऐसे गुरु हनुमान। और किस जाति के, जिसके लिए उस समय ये कहा जाता था कि अंबेडकर जी को भी ऊपर से ब्राह्मण गुरु ने या लोगों ने पैसे देते थे कि अपनी शिक्षा की। उस समय गुरु हनुमान जी को हमने स्वीकार किया और चिड़ावा के एक अनुसूचित जाति का बालक माकड़ा जो एक नोहरे की रखवाली का काम करता था, वो गरीब स्थिति में रहकर विश्व का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षक बन गया। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। चिड़ावा नवरत्नों की नगरी है और जो यहाँ के नवरत्न हैं वो कहाँ तक चमक रहे हैं। लोकेश जी भाई साहब के लिए आखिरी में अपनी बात कुछ भावना रखना चाहता हूँ। हमेशा आपका हूँ, आपका रहूँगा और केवल एक ही मन के अंदर है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विद्योर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। और अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय वर्ति। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत देर बोला, कम से कम आप माफ कर देंगे अब लेट से आने का। मैंने कारण बताया और कभी लेट गया नहीं हूँ, लेकिन घर के अंदर आदमी लेट हो सकता है। मैं सब रामलीला का रावण हूँ। पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। किसकी ताकत ज्यादा है? और सबको अरे भाप लायो नहीं, अरे भाप लायो नहीं, राज सुता बुखानी, क्या तो जो पी गई तो करत मोही बुखानी। का समाज अभी तो अलविदा नहीं कहेंगे, अभी तो अलविदा नहीं कहेंगे। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, फिर मिलना हुआ तो मिलेंगे ख्वाबों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। तो कार्यक्रम समापन की ओर अंतिम पायदान पे चल पड़ा है। सभी आए हुए मेहमानों का अभिनंदन, स्वागत। मैं मधु शर्मा यहाँ पे आए हुए सभी उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहन बैठ के गोपाल जी का इंतजार किया
उस इंतजार में मैं मेरे परिवार के और जो मधुसूदन गार्डन हुआ उसके लिए आप लोगों ने शुभकामना दी, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी पधारे, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप बहुत साधुवान हैं। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने आज इतना स्नेह और प्यार दिया, आगे ये आप अपना स्नेह और प्यार या मुझे या मेरे परिवार को संबल मिलता है, मुझे महसूस होता है कि हम लोग अकेले नहीं हैं, मेरे साथ भी कोई है, मेरे पीछे भी खड़ा है कोई और मेरे आगे भी खड़ा है कोई। इसलिए मैं आपसे यही अपेक्षा करती हूँ कि आप हमेशा मुझे सहयोग प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।